चलिए हम लोग अब जैव प्रक्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे, क्या है ये। चलिए, तो जैव प्रक्रम में हमने पहले पढ़ा था, दो शब्दों से मिलकर यह बना हुआ है, जैव और प्रक्रम। जैव का अर्थ होता है जो जीवित है, और जीवित कौन है? पादप या जंतु। जीवित कौन है? पादप या जंतु। तो जैव प्रक्रम की जो परिभाषा हुई, जीवों के अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब मैंने बताया है अनुरक्षण, मतलब जीव अपने जीने के लिए बहुत सारी क्रियाएं, हर समय जब आप सोए रहते हो तब भी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम सोए हुए हैं तो हम ऐसा मृत हैं, नहीं। उस अवस्था में भी आप देखोगे कई बार जो है श्वास चलती रहती है, कई बार आपको पेट से कुछ आवाज़ें आती रहती हैं। तो इस तरीके से पूरा शरीर 24 घंटा क्या है, 24 घंटा काम करता रहता है। तो यह जो है अनुरक्षण उसी का एक हिस्सा है। तो जीव के अनुरक्षण करने की क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ गए? अब प्रक्रम को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जीव और क्या करता है, ठीक है ना। सबसे पहले अब इस प्रक्रम को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जीव हैं कितने प्रकार के, ठीक है ना। तो जीव सबसे पहला सजीव, और दूसरा निर्जीव, ठीक है ना, निर्जीव। अब सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, इसको समझना है। तो सजीव, कोई जीव तब कहलाता है जब उसमें कुछ लक्षण होते हैं। तो उस दिन भी हमने डिस्कशन किया था कि सजीव सबसे पहले क्या करता है? श्वसन करता है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या करता है? उत्सर्जन। और क्या करता है? प्रजनन करता है। पाचन और वृद्धि करता है। वेरी गुड। तो आप लोग को पता है। उसी प्रकार निर्जीव ऐसा कोई भी क्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब सजीव के तो ये सारे लक्षण हो गए। इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर कोई लक्षण पाया जाता है तो हर सजीव कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। तो इस क्रिया से संबंधित हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। पोषक तत्व। अब हम चर्चा करेंगे कि जीव जो भी क्रिया कर रहा है तो उस क्रिया को करने के लिए उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। सबसे पहले ऊर्जा का परिभाषा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इन पोषक तत्वों से हमको ऊर्जा मिलती है ना। अब श्वसन ही करते हैं तो श्वसन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। पोषक तत्व, सबसे पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? जितने भी अनाज होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है ना। दूसरा अनाज हो गया। उसके अलावा इसका मुख्य स्रोत होता है आलू। अब अनाज में क्या क्या चीज़ है? गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि, है ना। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे जगह ना लेते हुए बस चावल और गेहूं का उदाहरण ले लेता हूँ। प्रोटीन, जितने भी दलहनी यानी दलहन होता है ना, तो जितने भी दलहनी पौधे हैं उनसे यह प्राप्त होता है, यानी कि दालें, है ना। दलहनी पौधे, ये नहीं कि पौधे हमको खाना है,
हमें उससे प्राप्त जो उत्पाद है, यानी कि जितनी भी दालें हैं, है ना, दालों के कुछ नाम हैं, अरहर, मूंग, मटर, उड़द इत्यादि, ठीक है ना। तीसरा, अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद अगला है वसा। वसा हमको किससे प्राप्त होता है? तो दूध से, ठीक है ना। उसके बाद जो भी हम मांस खाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अभी इसमें और कोई स्रोत, बहुत सारे स्रोत हैं, ठीक है ना। अंडा में भी होता है। चौथा, विटामिन। अब विटामिन के सोर्स क्या हैं? जितने भी सब्जियां हैं, फल हैं, वो सब। तो हम लिख सकते हैं फल और सब्जी, ठीक है। उसके बाद क्या? खनिज लवण। तो खनिज लवण में मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं? तो आयरन के लिए, यानी कि लौह तत्व के लिए क्या सबसे अच्छा सोर्स है? आयरन। बोलिए, सबसे अच्छा सोर्स है इसका आयरन के लिए पालक। क्या है? उसके अलावा खनिज लवण और हमें किस चीज से प्राप्त होता है? जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि दूध। दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है ना। और मैंने बताया था इसके अलावा भी पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, वो हम लिखेंगे, ठीक है ना। तत्वों में इसके अलावा अन्य तत्व जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, वो छठा संश्लेषित रेशे। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, संश्लेषित रेशे, ठीक है ना। अब संश्लेषित रेशे किस चीज़ से प्राप्त होते हैं? तो जितने भी रेशेदार फल और सब्जी होते हैं वहाँ से हमको यह प्राप्त होता है। तो कहाँ से मिलता है? रेशेदार फल या सब्जी, ठीक है। और सातवां है जल, ठीक है ना। जल भी पाचन के लिए बहुत ही, है ना, यह भी पाचन के लिए बहुत आवश्यक तत्व है, ठीक है। अब हम इस क्रिया को समझने के लिए एक चित्र की सहायता लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम उस चित्र को बनाएंगे। अब हम पाचन की क्रिया समझेंगे कि मानव शरीर में पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? पहला प्रश्न। तो मनुष्य में भोजन का पाचन सबसे पहले मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। और यह खत्म कहाँ पे होता है? आमाशय। तो यहाँ पर क्रिया होती रहती है हमारी छोटी आंत में। कहाँ खत्म होती है? छोटी आंत में, ठीक है ना। सबसे पहले पाचन तंत्र में शामिल अंगों को समझेंगे। आपने देखा यहाँ पर आपको ये क्या है? ग्रसनी, यानी कि मुख का पार्ट है और मुख से एक रास्ता देख रहे हो कहाँ? आमाशय की तरफ जा रहा है। दूसरा ये नासिका द्वार है और यहाँ कुछ आपको गुच्छे जैसी संरचना दिख रही होगी, यह लार ग्रंथियाँ हैं। यह क्या है? लार ग्रंथियाँ हैं। अब इसको समझने के लिए ये हमारे फेफड़े हैं, लेकिन हम श्वसन तंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ और अब हम उन अंगों के बारे में जानेंगे जो कि इसमें शामिल हैं। किसमें? पाचन में। किसमें? पाचन में। पहले
हम पाचन में शामिल कुछ अंगों के नाम समझेंगे, जिसमें पहला अंग है मुख, दूसरा अंग है ग्रसनी। ग्रसनी इस जगह को कहेंगे, यानी कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है वह ग्रसनी कहलाएगा। तीसरा अंग है आमाशय, जो कि आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहलाएगा। नेक्स्ट अगला है छोटी आंत। छोटी आंत ये जो आपको दिख रही है एक छोटी सी संरचना, यह कहलाती है। और बड़ी आंत आखिरी हिस्सा होता है। यस, ये छोटी आंत है, यह एक कुंडलित संरचना है। कुंडलित मतलब जैसे सांप को आपने देखा होगा तो काफ़ी घूम करके बैठा होता है, तो इस ऐसी संरचनाओं को हम कुंडलित संरचनाएं कहते हैं। सामान्यतः जो स्प्रिंग होता है वह भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। और अगर छोटी आंत को अगर हम बिल्कुल सीधा कर दें तो यह काफ़ी लंबा होता है। इसी तरीके से आखिरी है बड़ी आंत, लेकिन बड़ी आंत में केवल क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वह आखिरी में हमारे किसमें, यहाँ एक अंग है, ठीक है ना, वो हमारे एनस बोलते हैं। एनस में आकर के ये जो भी अवशिष्ट मल होते हैं वह जमा हो जाते हैं। अब वो ये जो अवशिष्ट वाला हिस्सा है वो हम पढ़ेंगे उत्सर्जन में। मैंने बताया था उत्सर्जन भी एक क्या है, जैव प्रक्रम का हिस्सा है। तो उत्सर्जन में हम मल त्याग, मूत्र त्याग और पसीने के रूप में जो हमारे शरीर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके बारे में डिटेल्स, है ना, पूरी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं कि मुख में होता क्या है। मुख में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मुख के अंदर आखिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन या अन्य कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका पाचन होता है। दूसरा, ग्रसनी में क्या होता है, ऐसे कौन से एंजाइम्स होते हैं जो क्या हमारे भोजन का पाचन करते हैं। आमाशय में क्या होता है, आमाशय होता क्या चीज़ है, ठीक है। छोटी आंत क्या है और बड़ी आंत क्या है ना, और इसके क्या कार्य हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम बारी बारी से अलग अलग हिस्सों को समझेंगे। तो मुख में सबसे पहले हमारे पास मौजूद होते हैं दांत, है ना। और एक वयस्क में सामान्यतः कितने दांत होते हैं, 32। तो इन 32 दांतों में वो भी सामान्यतः जो है 18 या 20 वर्ष के बच्चों में पूरे 32 दांत आते नहीं हैं, आपको पता होगा। वह एक निश्चित उम्र के बाद, यानी कि आप मान के चल सकते हो 25 वर्ष के बाद यह जो है आना शुरू हो जाता है, जो सबसे हमारे पीछे पाया जाता है दांतों में, है ना। उसके बाद अब मुख के अंदर सबसे पहले हम जैसे ही किसी भोजन को डालते हैं तो उसमें क्या होता है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। और उन छोटे छोटे टुकड़ों के साथ यहाँ से लार ग्रंथियाँ मौजूद हैं। ये लार ग्रंथियाँ क्या है, कुछ एंजाइम्स को स्रावित करती हैं, है ना। अब ये एक शब्द आ रहा है बार बार, एंजाइम। एंजाइम क्या है, इसको समझने के लिए हम एंजाइम की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना। तो एंजाइम की परिभाषा क्या है, तो हम उत्प्रेरक के बारे में समझेंगे। इस शब्द में ही लिखा हुआ है उत्प्रेरक, मतलब जो प्रेरणा दे। किस चीज़ की प्रेरणा, पोषक तत्वों को पचाने की प्रेरणा। किसको, हाँ, लेकिन बार बार उत्प्रेरक शब्द आपको नहीं मिलेगा, तो हम सामान्यतः इसको एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है ना, बोलचाल की भाषा में। तो एंजाइम का क्या परिभाषा है, किसी प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु निकलने वाले प्राकृतिक रस को, यह प्राकृतिक रूप से निकलता है। जैसे ही मुंह में भोजन गया या आपका कोई पसंद का भोजन आपके सामने आया तो तुरंत मुंह में देखोगे लार टपकना शुरू हो जाता है, नहीं कहते हैं लार टपकना, क्यों, तो यह प्राकृतिक रूप से निकलता है। और यह रस क्या करता है, उन पोषक तत्वों का पाचन प्रारंभ कर देता है। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरह के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझते हैं कि पाचन होता कैसे है। तो ये जो है किसी प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु निकलने वाले प्राकृतिक रस को एंजाइम या उत्प्रेरक कहते हैं, है ना।
तो अलग अलग ग्रंथियों से अलग अलग उत्प्रेरक निकलते हैं, ठीक है। अब मुख में क्या हुआ, कोई भी भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, उसके बाद आगे क्या हुआ, ग्रसनी। ग्रसनी में जो वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं लार के साथ मिलने के बाद, फिर वो भोजन चला जाता है ग्रसनी में, है ना। ग्रसनी में धीरे धीरे उसको फिर से कुछ एंजाइम का स्राव होते हुए चला जाता है वो आमाशय। आमाशय एक यू आकार की एक थैली है, मांसल थैली, मांस से बना हुआ है। और यह थैली का काम क्या है, जैसे हम बलून में, है ना, बैलून होता है ना, जैसे ही हम उसमें हवा डालते हैं तो वो बढ़ जाता है, और जैसे ही हवा निकल जाती है वो पिचक जाता है। उसी प्रकार यह थैली है मांसल, मांस का बना हुआ, है ना। और ये होता क्या, जैसे ही भोजन इसमें आया तो यहाँ पर इसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख एंजाइम में आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा मैंने बताया था पेप्सिन, ठीक है ना, HCl। ये दो एंजाइम्स यहाँ निकलते हैं, और यहाँ पर क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। फिर उसके बाद यह चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में फिर अन्य दूसरे एंजाइम निकलते हैं, और यहाँ से ये एंजाइम निकलने के बाद क्या, हमारे भोजन का आखिरी पाचन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं, ये अंदर का हिस्सा है। जैसे आप समझ लो कि ये जो है छोटी आंत है, तो इसके अंदर कुछ उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, विली। और यह उंगली जैसी संरचनाएं जब पाचित भोजन को यहाँ पर भेज देता है, और इन जगहों से यह पाचित भोजन कहाँ चला जाता है, हमारे रक्त में। कहाँ जाता है, रक्त में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पाचन समाप्त होता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं वह बड़ी आंत से होते हुए फिर हमारे गुदा, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एनस, तो गुदा में जाके जमा हो जाता है, और फिर हम मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा पाचन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अंगों के हिसाब से हम समझेंगे कि किस अंग में कौन से एंजाइम निकलते हैं। ऐसे सामान्यतः मैंने यहाँ का बता दिया, लेकिन हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि किस अंग में कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है ना। चलिए।